इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कोलराश लॉ। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही है और आप बोर्ड्स की तैयारी एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे हो भाई, ठीक है। मेहनत करते रहना है दोस्त, कंटिन्यू मेहनत बहुत जरूरी है। इस टाइम पे आप एकदम कंफर्ट जोन में आ जाते हो और कंफर्ट जोन में आओगे तो बेटा रिजल्ट खराब हो सकता है, ठीक है। और बाबा जी के साथ गारंटी ली है बाबा जी ने कि अब की बार 95% पार, तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आ सकता है, ऐसे हल्के में थोड़ी आ जाएगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक हमारे पास आने वाला है वो है कोलराश लॉ, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है और लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। कोलराश लॉ की अगर बात करें तो इसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, वो किसके बराबर आएगी? लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, सी मतलब कैटायन, प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ए मतलब एनायन, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके बराबर होगी? लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। जो कैटायन और एनायन की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, उनका सम ही लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। ये आपके पास कोलराश लॉ है भाई, ये लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बात करता है। अगर कोई कहे इस लॉ को हमें मोलर कंडक्टेंस के टर्म में कन्वर्ट करना है तो अपन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस अगर बात करें तो जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो किसके बराबर होगा? m इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस n इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन। m और n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन और एनायन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास कितने नंबर में कितने मोल्स आपके पास कैटायन आने वाले हैं और कितने मोल्स एनायन आने वाले हैं, वही m और n को डिनोट करता है। इसे बहुत आसानी से समझो, जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन? KCl। कौन है भाई? KCl। KCl किस तरह से डिसोसिएट होगा? K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट KCl का अगर 1 मोल लेते हैं तो आपके पास कैटायन कितना बनेगा? 1 मोल। एनायन कितना बनेगा? 1 मोल। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1 मोल अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो हमारे पास 1 मोल कैटायन बन रहा है, 1 मोल एनायन बन रहा है, मतलब m इक्वल टू हमारे पास 1 है, n इक्वल टू भी क्या है? 1 है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास K2SO4, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा तो क्या देगा? 2K पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2। तो अगर मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें मेरे पास 2 मोल कैटायन है और 1 मोल क्या है? एनायन है। मतलब m की वैल्यू कितनी है? 2 और n की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। और m और n को पुट करना पड़ेगा। बेसिकली यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं और यहां पे आप नंबर ऑफ मोल्स को बराबर करते हो, इसकी वजह से यहां पर m और n का यूज करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर m और n आप निकाल सकते हो कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो उसमें कितना मोल आपका कैटायन है और कितना मोल एनायन है, वही m और n को डिनोट करता है, ठीक है। अपन ने यार एक मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में एक रिलेशन पढ़ा था, वो यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। रिलेशन क्या था हमारे पास? रिलेशन था हमारे पास कि हमारे पास जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आने वाली है वो किसके बराबर आएगी? लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंस फैक्टर। यहां पर भी वो एप्लीकेबल होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। यहां पर भी वो एप्लीकेबल होने वाला है। और बैलेंस फैक्टर तो आप जानते हो यार, एसिड के लिए बेसिसिटी की कितना H+ वो डोनेट कर पा रहा है, बेस के लिए एसिडिटी कितना OH- वो डोनेट कर सकता है, और सोल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, कि कैटायन पे टोटल कितना चार्ज जा रहा है या एनायन पे टोटल कितना चार्ज जा रहा है, वही उसका क्या होगा? बैलेंस फैक्टर होने वाला है। तो कोलराश लॉ में जो ध्यान रखना है, पहला लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। मोलर कंडक्टेंस के टर्म में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू m इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस n इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन। और तीसरा कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंटू बैलेंस फैक्टर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कोलराश लॉ में। चलिए देखते हैं कि कोलराश लॉ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से फ्रेम होते हैं हमारे पास।
कोलराज लॉ पे यार सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, आयनिक कंडक्टेंस it at infinite dilution of calcium ion and chloride ion is 119 and 76 ohm inverse centimeter square mole inverse. Calculate the molar and equivalent conductance of CaCl2 at infinite dilution. ठीक है, आपको आयनिक कंडक्टेंस गिवन है किसकी, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन की 119 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और Cl नेगेटिव की गिवन है 76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहां पर आपको आयनिक कंडक्टेंस गिवन थी, लेकिन यहां पर मैंने मोलर कंडक्टेंस लिखा हुआ है इनफिनाइट डायल्यूशन पर, क्योंकि जब आप उसकी यूनिट देखोगे तो यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये तो मोलर कंडक्टेंस की ही यूनिट होती है ना दोस्त। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन Ca+2 हमें गिवन है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन Cl नेगेटिव हमको गिवन है। हमसे पूछ रहा है कि CaCl2 का मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन क्या होने वाला है। अपन जानते हैं कि अगर हम बात करें मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन ऑफ CaCl2 तो वो किसके बराबर होगा, m इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ca+2 प्लस n इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, इसके बराबर होगा। और जब आप CaCl2 को ब्रेक करोगे तो ये किसमें ब्रेक होगा, Ca+2 प्लस 2Cl नेगेटिव। अगर आप CaCl2 का 1 मोल लेते हैं तो Ca+2 आपको 1 मोल मिलेगा और ये आपको 2 मोल मिलेगा, मतलब m की वैल्यू कितनी है, 1 है, और n की वैल्यू कितनी है, 2 है। पुट करें तो लैम्डा इनफिनाइट ऑफ CaCl2 किसके बराबर आ जाएगा भाई, 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ca+2 119 प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव 76। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आएगी CaCl2 की वो कितनी आ जाएगी, 271 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आ गई। आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकालनी है एट इनफिनाइट डायल्यूशन, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CaCl2 इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CaCl2 इनटू वैलेंस फैक्टर। अब यहां पर बैलेंस फैक्टर की अगर बात करें तो बैलेंस फैक्टर क्या होगा, CaCl2 मतलब हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट का बैलेंस फैक्टर क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, Ca पर +2 का चार्ज है, यहां पर -2 का चार्ज है, मतलब बैलेंस फैक्टर क्या है, 2 है। तो आपकी जो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रहेगी CaCl2 की वो किसके बराबर रहेगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CaCl2 डिवाइडेड बाय बैलेंस फैक्टर, राइट। तो ये कितना है, 271 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 1, और यहां पर आ जाएगा 3 135.5। इसकी यूनिट जो रहेगी वो रहेगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास मोलर कंडक्टेंस है CaCl2 का एट इनफिनाइट डायल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है CaCl2 का एट इनफिनाइट डायल्यूशन। तो इतनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, कुछ नहीं करा है, जो आपने पढ़ा है अभी तक वही अप्लाई किया है और अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, और पेन तो चलाना आता होगा भाई। ठीक है, पेन तो चलाना आता है ना, सर पेन कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो पेन चलाओगे तो अपने आप हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोलराज लॉ से किस तरह का फ्रेम होता है। कोलराज लॉ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन ऑफ सॉल्ट KCOC.CONA given that the ionic conductance at infinite dilution of oxal ion, sodium ion and potassium ion are 148.2, 73.5 and 50.1 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively। ठीक है, आपको एक सॉल्ट गिवन है भाई। ठीक है, KOC.CONA। ठीक है, अब वहां पर आपको मोलर कंडक्टेंस एंड इनफिनाइट डायल्यूशन ऑक्सल आयन की गिवन है, सोडियम आयन की गिवन है और पोटेशियम आयन की गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टेंस सॉल्ट की या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सॉल्ट की क्या होने वाली है। ठीक है, आपको ऑक्सल आयन की देखे रखी हुई 148.2 और सोडियम आयन की मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन 73.5 और मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन ऑफ K पॉजिटिव इज 50.1। अब इस सॉल्ट को थोड़ा सा देखें, जब ये सॉल्ट डिसोसिएट होगा तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से एक आयन बनेगा, आपके पास एक Na पॉजिटिव बनेगा, एक आपको K पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप इसका 1 मोल लेते हैं
तो आपको यहां पर इसका 1 मोल मिलेगा, ये भी आपको 1 मोल मिलेगा और ये भी आपको 1 मोल मिलेगा। अगर मैं मोलर कंडक्टेंस की बात करूंगा, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस की अगर बात करूं इसके KOC.COONA, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ C2O4-2 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ K पॉजिटिव, राइट। अब यहां पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी है, 148.2 प्लस 73.5 प्लस 50.1। इसे सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ KOC.COONA की जो वैल्यू आएगी वो आने वाली है आपके पास 271.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। अब यहां पर अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करूंगा किसके, इसकी सॉल्ट की, तो वो क्या होगा आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन अपॉन वैलेंस फैक्टर, ठीक है। अब यहां पर मोलर कंडक्टेंस कितना आया आपके पास 271.8 अपॉन वैलेंस फैक्टर कितना होने वाला, ये ध्यान देने वाली बात है। यहां पर इस सॉल्ट को थोड़ा ध्यान से देखो, सॉल्ट पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2 का, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -2 का। आप देख रहे हो आपको ये -2 मिल रहा है और टोटल चार्ज ऑन कैटायन +2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होने वाला है, 2। अगर इसे डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास कितना आने वाला है, आपके पास आने वाला है 135.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। तो आपके मोलर कंडक्टेंस इस सॉल्ट का रहेगा 271.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इस सॉल्ट का रहने वाला है 135.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ अप्लाई नहीं किया, जो आपने पढ़ा हुआ है उसे ही अप्लाई किया है। कोलराश लॉ में जो आपके 3 फॉर्मूले हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में, मोलर कंडक्टेंस के टर्म में और इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन। तो ये आपके पास कोलराश लॉ की कुछ कहानी आती है। कोलराश लॉ में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उसकी एप्लीकेशन की, उसके एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं, उन पर क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसकी अपन बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।